ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग का सीजन 1 चार्ल्स ओलिवर और मेबल की कहानी बताता है, जो मैनहट्टन के एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग आकनिया में रहते हैं। चार्ल्स एक सेमी रिटायर्ड एक्टर है जिसने 90 के पॉपुलर डिटेक्टिव सीरीज ब्राजोस में काम किया था। ओलिवर एक संघर्षरत ब्रॉडवे डायरेक्टर है जो अपनी रेंट भी मुश्किल से भर पाता है। मेबल अपने अमीर आंट के अपार्टमेंट की रेनोवेशन कर रही है। ये तीनों रेजिडेंट्स एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इनके पास एक चीज कॉमन है। ये सभी एक पॉपुलर ट्रू क्राइम पॉडकास्ट ऑल इज नॉट ओके इन ओक्लाहोमा के बड़े फैन हैं, जिसे सिंडा कैनिंग होस्ट करती हैं। जब आकनिया के एक रेजिडेंट टिम कोनो की मौत हो जाती है, तो पुलिस डिटेक्टिव विलियम्स इसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मानकर डिसमिस कर देती है। लेकिन चार्ल्स, ओलिवर और मेबल को शक होता है कि ये एक मर्डर है। उन्होंने टिम को उसकी मौत से पहले एक फ्रैंटिक फोन कॉल करते हुए देखा था। जब वे उसके अपार्टमेंट में क्लूज की तलाश में घुसते हैं, तो उन्हें कुछ सीमिंगली इनोक्यूअस आइटम्स जैसे सेक्स टॉयज का स्टैश और कुछ मिस्टीरियस ज्वेलरी मिलती है। इस तरह ये तीनों मिलकर टिम की मौत की जांच शुरू करते हैं और अपना खुद का ट्रू क्राइम पॉडकास्ट ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग शुरू करते हैं। ओलिवर अपने पुराने एसोसिएट टेडी डिमस से पैसे की मदद मांगता है ताकि वह अपना रेंट भर सके, और टेडी पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाता है। जांच के दौरान ट्रियो को पता चलता है कि आकनिया के कई रेजिडेंट्स टिम की मौत से खुश हैं, क्योंकि वह एस्मेटिक था और उसकी मौत का मतलब था कि अब रेजिडेंट्स अपने फायरप्लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सस्पेक्ट्स की इनिशियल लिस्ट काफी लंबी हो जाती है, जिसमें म्यूजिक सुपरस्टार और आकनिया रेजिडेंट स्टिंग भी शामिल होते हैं। ओलिवर का एडल्ट सोन विल पहचानता है कि मेबल टिम के काफी करीब रही थी, जिसे मेबल ने सीक्रेट रखा था। पता चलता है कि मेबल टिम और उनके अन्य लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स जोई और ऑस्कर हार्डी बॉयज बुक सीरीज के फैंस थे और साथ में प्रिटेंड मिस्ट्रीज सॉल्व करते थे। सालों पहले ये चार दोस्त एक रूफटॉप पार्टी में गए थे, जहां बाद में जोई डेड पाई गई थी। चूंकि ऑस्कर का जोई के साथ उसकी मौत से पहले हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसे उसके मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। जब टिम ने मेबल को बताया कि उसने जोई की मौत से पहले किसी और को उससे आर्ग्यू करते देखा था, तो मेबल ने उसकी दोस्ती खत्म कर दी, क्योंकि टिम ने ऑस्कर को एक्सोनरेट करने के लिए यह इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने से मना कर दिया था। वर्तमान में ऑस्कर को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिससे वह टिम की हत्या में सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। जबकि चार्ल्स, ओलिवर और मेबल को लगता है कि ऑस्कर के पास टिम को मारने का मोटिव है, वह अपनी बेगुनाही की कसम खाता है और उनकी जांच में शामिल हो जाता है। अंततः मेबल के साथ रोमांस में भी पड़ जाता है। चार्ल्स की नई गर्लफ्रेंड और आकनिया रेजिडेंट प्रोफेशनल बसूनिस्ट जान भी जांच में शामिल होती है, हालांकि मेबल और ओलिवर इसके खिलाफ होते हैं। जैसे जैसे ट्रियो की जांच आगे बढ़ती है, उनका पॉडकास्ट बेहद पॉपुलर हो जाता है, यहाँ तक कि उनके आइडल सिंडा कैनिंग ने भी जिमी फैलन के द टुनाइट शो में इसका जिक्र किया। इस पॉपुलैरिटी के कारण टेडी के बिजनेस में जबरदस्त उछाल आता है और वह चार्ल्स और ओलिवर को अतिरिक्त $50,000 देता है। तब चार्ल्स और ओलिवर नोटिस करते हैं कि टेडी का चेक एक अकाउंट से दिया गया है जिसका नाम एंजल है, जो टिम की ज्वेलरी कैशे का भी नाम था। जब ट्रियो टेडी की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वह और उसका बेटा थियो एक फ्यूनरल होम से बॉडी से ज्वेलरी चुरा रहे थे। तब खुलासा होता है कि सालों पहले थियो का जोई पर क्रश था, लेकिन जब उसने डिमस परिवार का सीक्रेट पता लगाया, तो उसने रूफटॉप पार्टी में उससे कॉन्फ्रंटेशन की और गलती से उसे छत से धक्का दे दिया। टिम इस क्राइम का एकमात्र गवाह था, लेकिन टेडी ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी। जब चार्ल्स एक डेट पर जान के साथ बाहर होता है, टेडी मेबल और ओलिवर का अपहरण कर लेता है। उन्हें धमकी देता है कि वे अपनी जांच रोक दें, डिमस परिवार को बरी कर दें और तुरंत अपना पॉडकास्ट बंद कर दें। इसके बजाय ट्रियो अपने पॉडकास्ट के फाइनल एपिसोड में डिमस परिवार के सभी क्राइम्स का विवरण देते हैं और उन्हें टिम के हत्यारे करार देते हैं। डिटेक्टिव विलियम्स फिर से इस केस की जांच शुरू करती है और महसूस करती है कि टिम की मौत पॉइजन से हुई थी और डिमस परिवार ये नहीं कर सकता था, क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज ने साबित कर दिया कि वे टिम की हत्या की रात आकनिया में नहीं थे। ट्रियो को अपने पॉडकास्ट में डिमस परिवार पर लगाए गए आरोपों को वापस लेना पड़ता है। पॉडकास्ट से आकनिया को मिला अनवांटेड अटेंशन अन्य रेजिडेंट्स को ट्रियो को अविक्ट करने के लिए वोट करने पर मजबूर करता है। चार्ल्स इस केस से डिसल्यूशन हो जाता है और जांच छोड़ देता है, लेकिन मेबल और ओलिवर हार मानने के लिए तैयार नहीं होते और पता लगाते हैं कि टिम की मौत से पहले उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी। तब उन्हें एहसास होता है कि जो उन्होंने पहले टिम के सेक्स टॉयज समझे थे, वे वास्तव में बसून क्लीनर्स थे। पता चलता है कि जान ही हत्यारा था जिसने ब्रेकअप के बाद टिम को मार डाला था।
मेबल और ओलिवर जान के अपार्टमेंट में घुसते हैं और पाते हैं कि उसके पास जैन्स लिल टॉक्सिन्स का एक पूरा बॉक्स है, जिससे वह आकनिया को न्यूली रीओपन फायरप्लेसेस के माध्यम से गैस करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। अब चार्ल्स भी केस पर वापस आ गया है। पॉडकास्ट ट्रियो आकनिया के बेसमेंट में जान को रोकने और होटल को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। टिम की हत्या सुलझ जाती है, जान गिरफ्तार हो जाती है और आकनिया बच जाता है। चार्ल्स, ओलिवर और मेबल अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जब मेबल शैंपेन लेने जाती है, चार्ल्स और ओलिवर को एक मिस्टीरियस टेक्स्ट मैसेज मिलता है जो उन्हें तुरंत बिल्डिंग छोड़ने की चेतावनी देता है। जब वे मेबल को चेतावनी देने जाते हैं, चार्ल्स और ओलिवर उसे बनी, आकनिया के बोर्ड प्रेसिडेंट जो ट्रियो को अविक्ट करना चाहती थी, के डेड बॉडी के ऊपर खून में लथपथ पाते हैं। चार्ल्स, ओलिवर और मेबल को फिर हैंडकफ्स में आकनिया से बाहर ले जाया जाता है, बनी के हत्या के प्राइम सस्पेक्ट्स के रूप में। और अब ट्रियो खुद सिंडा कैनिंग के नए पॉडकास्ट ओनली मर्डरर्स इन द बिल्डिंग के में सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग के दूसरे सीजन में चार्ल्स, ओलिवर और मेबल को बनी के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें डिटेक्टिव विलियम्स और उसके नए पार्टनर डिटेक्टिव क्रैप्स द्वारा पूछताछ की जाती है। सबूतों की कमी के कारण उन्हें फिलहाल छोड़ दिया जाता है। मेबल अब क्राइम से जुड़ी चीजों से दूर रहने की कोशिश करती है, जिसमें उसका चार्ल्स और ओलिवर के साथ पॉडकास्ट भी शामिल है। अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की कोशिश में उसकी मुलाकात एक लोकल आर्टिस्ट एलिस से होती है, जो उसे पेंटिंग के प्रति उसके पैशन को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे मेबल और एलिस एक साथ काम करते हैं, उनके बीच रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती हैं और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। कहानी की पॉपुलैरिटी के कारण, खासकर सिंडा कैनिंग के नए पॉडकास्ट की वजह से, मेबल को ब्लडी मेबल नाम के एक स्ट्रेंज ऑनलाइन कल्ट फॉलोइंग मिलने लगती है। चार्ल्स को उसकी क्लासिक टेलीविजन सीरीज के मॉडर्न रीबूट में अंकल ब्राजोस के रोल के लिए कास्ट किया जाता है। उसे अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड की टीनेज बेटी लूसी मिलती है, जो उसे अर्कोनिया के सीक्रेट टनल्स के बारे में पता लगाने में मदद करती है, जिससे उनके बीच एक पिता बेटी जैसा बॉन्ड डेवलप होता है। चार्ल्स को अपने अपार्टमेंट में बनी की एक पेंटिंग मिलती है और वह समझता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब वह पेंटिंग को बनी के अपार्टमेंट में वापस नहीं रख पाता, तो उसे उससे छुटकारा पाने के लिए फेंकना पड़ता है। कॉमेडियन एमी शूमर अर्कोनिया की नई रेजिडेंट है और उसे पेंटिंग पसंद आ जाती है और वह इसे अपने पास रख लेती है, लेकिन पेंटिंग की आर्टिस्ट रोज इसे नकली बताती है। चार्ल्स ये भी जानता है कि रोज कभी उसके पिता से बहुत प्यार करती थी, जिससे वह अपने पिता की मौत को स्वीकार करने में मदद करता है। ओलिवर को पता चलता है कि वह वास्तव में अपने वयस्क बेटे विल का बायोलॉजिकल पिता नहीं है। ओलिवर को पता चलता है कि टेरी का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था और इसलिए विल का असली पिता वही है, लेकिन विल ओलिवर को आश्वासन देता है कि वह हमेशा उसे ही अपना असली परिवार मानेगा, चाहे वह खून से जुड़ा हो या नहीं। ओलिवर विल के साथ बॉन्ड करता है और उसे एक नाटक का निर्देशन करने के बारे में सलाह देता है। इसी दौरान ओलिवर चार्ल्स और मेबल को फिर से पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए मना लेता है, ताकि वे बनी के मर्डर की गुत्थी सुलझा सके और अपने नाम क्लियर कर सके। जब वे असली कातिल के लिए एक ग्लिटर बम ट्रैप लगाने की कोशिश करते हैं, तो बम फट जाता है और मेबल पर ग्लिटर से ढके टारगेट द्वारा हमला किया जाता है। चार्ल्स फिर बनी के मर्डर में इस्तेमाल किए गए चाकू को अपने अपार्टमेंट में पाता है, जो उसे फिर से फंसाने की कोशिश थी। वह चाकू डिटेक्टिव विलियम्स को सौंप देता है और मेबल बनी की मौत के वक्त कहे गए अजीब और मामूली शब्दों सैंडविच और 14 को बताती है। सीजन के अंत में चार्ल्स, ओलिवर और मेबल एक किलर रिवील पार्टी होस्ट करते हैं, जहां उनके सभी संदिग्धों को आमंत्रित किया जाता है। मेबल अपनी नई गर्लफ्रेंड एलिस को कातिल बताती है, जिससे एलिस चार्ल्स को चाकू मार देती है और भागने की कोशिश करती है। सिंडा मेबल को केस सॉल्व करने पर बधाई देती है, जिससे उसकी जुनूनी असिस्टेंट बेकी गलती से ऐसी जानकारी का खुलासा कर देती है जो केवल कातिल को ही पता हो सकती है। चार्ल्स तब खुलासा करता है कि चाकू मारना नकली था, ये बस बेकी को फंसाने के लिए एक जाल था। ये पता चलता है कि चाकू पर बेकी का डीएनए था और उसका पसंदीदा ऑर्डर लोकल डाइनर में सैंडविच 14 था। सालों पहले बेकी सिंडा कैनिंग की सुपर फैन थी, जिसने अपनी किशोरावस्था की गायब होने की घटना और कथित मर्डर को फर्जी बनाया था, जिससे सिंडा का हिट ट्रू क्राइम पॉडकास्ट ऑल इज नॉट ओके इन ओक्लाहोमा प्रेरित हुआ था, ताकि वह अपनी आइडल के साथ काम कर सके। ये समझते हुए कि सिंडा उसे कभी वह सम्मान नहीं देगी जिसकी वह इच्छा रखती थी, बेकी ने बनी का मर्डर कर दिया ताकि वह अपने पॉडकास्ट पर केस सॉल्व कर सके, अपने बॉयफ्रेंड और साथी डिटेक्टिव क्रैप्स के साथ, जो मेबल पर ग्लिटर बम से हमला करने वाला था।
बेकी और क्रैप्स को आधिकारिक रूप से बनी के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे चार्ल्स, ओलिवर और मेबल को बरी कर दिया जाता है। एक साल बाद ओलिवर एक नए ब्रॉडवे प्ले का निर्देशन कर रहा होता है, जिसमें चार्ल्स और एक्टर बेन ग्लेनरॉय शामिल होते हैं। लेकिन प्ले के ओपनिंग नाइट पर बेन अचानक स्टेज पर गिरकर मर जाता है, जो एक नए मर्डर का शिकार होता है। ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग के सीजन 3 में आधिकारिक रूप से मृत घोषित किए जाने के बाद बेन ग्लेनरॉय चमत्कारिक रूप से जाग जाता है और बताता है कि उसकी क्लिनिकल डेथ शायद फूड पॉइजनिंग का नतीजा थी। वह अपनी एरोगेंस के लिए ओलिवर के प्ले डेथ रैटलर के सभी शामिल लोगों से माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद वह एलिवेटर शाफ्ट से गिर जाता है और इस बार सचमुच मर्डर हो जाता है। मेबल को पता चलता है कि उसकी आंटी, जो उसके एर्कोनियन अपार्टमेंट की मालकिन है, इसे बेचने का इरादा रखती है, जिससे मेबल को जल्द ही वहां से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए एक आखिरी कोशिश के लिए वह चार्ल्स और ओलिवर को बेन के मर्डर को सुझाने के लिए अपना पॉडकास्ट फिर से शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। इसलिए मेबल खुद ही अपनी जांच शुरू करती है और बाद में उससे टॉबर्ट ज्वाइन करता है, जो एक डॉक्यूमेंटेरियन है और बेन के ब्रॉडवे डेब्यू को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब वह उसके मर्डर को सुझाने की ओर मुड़ता है। मेबल और टॉबर्ट बेन के मर्डर की जांच करते हुए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करते हैं और उनके संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट तैयार होती है। लॉरेटा एक उम्रदराज और अनुभवहीन एक्ट्रेस है, जिसे बेन ने ओलिवर को फायर करने की डिमांड की थी। बेन का एक कोस्टार किम्बर के साथ एक कड़वा अफेयर था, जो बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ था। बेन के ड्रेसिंग रूम में पिग शब्द लिपस्टिक से लिखा था, जो चार्ल्स की नई गर्लफ्रेंड जॉय की थी। बेन का अंडरस्टडी जोनाथन ओलिवर के असिस्टेंट हॉवर्ड को डेट कर रहा है। मेबल और टॉबर्ट जोनाथन को बेन के डॉक्टर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हुए पकड़ते हैं, जहां एक बॉटल पिल्स की अदला बदली होती है। और फिर डिकी है, बेन का बड़ा गोद लिया हुआ भाई, जो बेन की सफलता से कड़वाहट महसूस करता है, खासकर इसलिए कि डिकी बेन के सबसे पॉपुलर रोल का असली क्रिएटर था। दूसरी तरफ ओलिवर को पता चलता है कि उसके प्ले डेथ रैटलर को आलोचकों द्वारा आलोचना मिलने वाली थी, लेकिन बेन की मौत ने किसी भी संभावित बुरी प्रेस को रोक दिया। अपने काम को बचाने की कोशिश में वह डेथ रैटलर को एक म्यूजिकल में बदल देता है। जैसे जैसे वह शो को फिर से बनाता है, उसे पता चलता है कि लॉरेटा बहुत प्रतिभाशाली है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अफसोस की बात है कि ओलिवर को लॉरेटा पर शक होने लगता है जब उसे एक सीक्रेट स्क्रैपबुक मिलती है, जिसमें बेन के करियर के बारे में बहुत सारे अखबार की कतरने हैं। ओलिवर ये स्क्रैपबुक चार्ल्स को दिखाता है और अपने बढ़ते हुए संदेहों को साझा करता है। पता चलता है कि लॉरेटा असल में डिकी की बायोलॉजिकल मां है, जिसने उसके और बेन के जीवन के दौरान उन पर नजर रखी थी। लॉरेटा ने ओलिवर के प्ले के लिए ऑडिशन इसलिए दिया था ताकि वह अपने बेटे डिकी और उसके भाई बेन के करीब रह सके। इस बीच चार्ल्स को एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि अब उसे डेथ रैटलर के रीवर्क्ड वर्जन में एक म्यूजिकल नंबर परफॉर्म करना है और उसे डर है कि उसकी नई रिलेशनशिप मेकअप आर्टिस्ट जॉय के साथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। चार्ल्स को उसका पुराना दोस्त और स्टंट डबल सेज कंफर्ट करता है, हालांकि जॉय अंततः उससे ब्रेकअप कर लेती है। चार्ल्स और ओलिवर अंत में मेबल के साथ केस पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और ट्रायो को सबसे ज्यादा शक डिकी पर होता है, हालांकि लॉरेटा मानने से इनकार करती है कि उसका बेटा दोषी है। डिकी को बचाने के लिए लॉरेटा बेन के मर्डर की जिम्मेदारी ले लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे ओलिवर को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन वह ठीक होने के बाद बेन के असली कातिल को ढूंढने और डिकी और लॉरेटा दोनों के नाम साफ करने के लिए दृढ़ हो जाता है। अर्कोनियन पॉडकास्ट ट्रायो को पता चलता है कि जोनाथन वास्तव में सिर्फ बेन के डॉक्टर से एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ले रहा था, और यह कि असल में बेन ने ही अपने ड्रेसिंग रूम के शीशे पर अपनी मेकअप आर्टिस्ट जॉय की लिपस्टिक से पिक लिखा था, क्योंकि उसने अपनी डाइट तोड़कर एक कुकी खा ली थी। और जब हॉवर्ड बेन के परफॉर्मेंस की एक नेगेटिव रिव्यू को फिर से जोड़ता है, तो ट्रायो को पता चलता है कि प्ले की प्रोड्यूसर डोना ने बेन को जहर देकर मारा था ताकि बुरी प्रेस को रोका जा सके और अपने प्रोड्यूसिंग पार्टनर बेटे क्लिफ के उभरते करियर की रक्षा की जा सके। चार्ल्स, ओलिवर और मेबल डोना को बेन को जहर देने की बात कबूलने के लिए बहकाते हैं, जबकि क्लिफ गिल्टी महसूस करता है और एलिवेटर शाफ्ट से बेन को धक्का देने की बात कबूल करता है। अंत में माँ और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि ओलिवर का नया म्यूजिकल शानदार रिव्यूज के साथ ओपन होता है। लॉरेटा और डिकी अंततः माँ और बेटे के रूप में फिर से मिल जाते हैं और एक साथ लॉस एंजल्स काम के लिए जाते हैं। जब सभी एक और केस सुझाने और डेथ रैटलर के म्यूजिकल की बड़ी सफलता का जश्न मना रहे होते हैं, सेज आती है और चार्ल्स से बात करने के लिए कहती है।
लेकिन जैसे ही सेस चार्ल्स के अपार्टमेंट में प्रवेश करती है, उसे एक मिस्ट्री किलर द्वारा गोली मार दी जाती है, जो शायद चार्ल्स को निशाना बनाना चाह रहा था।